अभी जब राज्यसभा में बहस चल रही है तो अमित शाह ने इमरजेंसी के समय को याद करते हुए दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कही हैं। वो पंक्तियां क्या हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि ये पंक्ति उन्होंने नहीं उठाई। और ये हम आपको बता दें कि ये इमरजेंसी के दौरान वाकई दुष्यंत कुमार ने ये कविता लिखी थी और इन्हें डेडिकेट किया था इंदिरा गांधी को। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी वो ये था कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। और ये पंक्तियाँ उन्होंने जयप्रकाश नारायण के लिए कही थी जब वो बुज़ुर्ग होने के बावजूद वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन आज जो प्रासंगिक मुझे लगा, दुष्यंत की ये पूरी किताब है हमारे पास, तो उसमें मुझे लगता है एक प्रासंगिक 2 लाइन है, वो भी पढ़ देना चाहिए कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़रे बहस ये मुद्दा। ठीक है ना। तो अब जब हम लोग अलाव के पास बैठे हैं तो 2 लाइनें उसके लिए हैं कि इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दे, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। तो धुआं आप देख रहे हैं। और इस अलाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ है ये मूंगफली ये मूंगफली भी है और कुछ और भी पकाएंगे हम इसके साथ साथ, लेकिन खबरों को भी साथ में हम लोग कोशिश करेंगे पकाने की। 2 खबर राज्य से जुड़ी हुई है और बहुत बड़ी खबर है, यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं। एक जो बड़ी खबर है वो ये कि जेएसएससी सीजीएल के जो परीक्षा परिणाम है, जो रिजल्ट है, फाइनल प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको हमने दिखाया था किस तरह से लगातार उस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र आंदोलनरत थे। कल भी घेराव किया और छात्र नेता देवेंद्र महतो को हिरासत में लिया गया। फिलहाल अब वो उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया है कि अगले आदेश तक, यानी अगली सुनवाई होगी, तब तक फाइनल परीक्षा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब छात्र इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब राज्य की राजनीति और छात्र आंदोलन की तस्वीर क्या होगी? उदय, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, छात्र आंदोलन, हाई कोर्ट ने एक तरह से कहा जा सकता है कि छात्रों के अंदर जो उबाल था, छात्र जिस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें एक फौरी तौर पर राहत मिली है। कम से कम उनकी आवाज़ सुनी गई है। अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा, तो ये एक बेहतर बात कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, हमारे पास इसके प्रूफ हैं, और 2019 की परीक्षा का हवाला दिया जा रहा था कि क्वेश्चन उस सीरियल के जो थे उन्हें ही उलट पुलट कर आगे पीछे करके सेट कर दिया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा था। और जेएसएससी इन तमाम आरोपों का खंडन कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू था कि सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए थे। यानी आपने एक तरफ जांच के आदेश दिए, दूसरी तरफ परीक्षा लेने वाली संस्था कह रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो कई शक शुबहा लोगों के मन में था, लेकिन ये बेहतर संकेत कहा जा सकता है कि अब हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा और रिजल्ट जारी करने से रोक दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है जो आंदोलन को भी अब शांत करेगा। मुझे लगता है इससे दोनों पक्षों के लिए अच्छी बात हुई जी। एक पक्ष जो मानता है कि बहुत फेयर इलेक्शन हुआ, वो मानने वाले लोग भी हैं। अब अगर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारा कुछ होगा जी, तो वो पक्ष भी निकल कर सामने आ जाएगा कि वो सही हुआ है, तो वो हाई कोर्ट उस पर। फिलहाल मामले को शांत कराने के लिए सीआईडी जांच की बात तो राज्य सरकार ने की थी, लेकिन छात्र इसके लिए राजी नजर नहीं आ रहे थे और आंदोलन जिस तरह से चल रहा था, हाँ, तो लग रहा था ये नई सरकार के लिए एक मुश्किल हो सकती है। हाँ, वो अननेसेसरी का एक विवाद था। और मुझे लगता है कि अगर छात्रों को लग रहा था या उनके पास इस बात के प्रूफ थे तो फिर इसको कैंसिल किया जाना चाहिए था। अगर सरकार एडमेंट थी उस पर, तो उस पर सही बात है कि कोर्ट में ही जा सकते थे छात्र। वो गए और कोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया वो बताता है कि कहीं ना कहीं संदेह है।
अब वो रोहन भी है। रोहन, अब लाइव में ही देखिए, आपको बता दें कि इस आग में सियासत पर तो चर्चा हम कर रहे हैं, राज्य की राजनीति और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मूंगफली के साथ शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, उसका भी इंतज़ाम है और वो भी इस आग में पक रहा है। बहरहाल इस सर्दी के मौसम में इसके बहुत फ़ायदे हैं। इस पर कभी फ़िलहाल विस्तार से चर्चा आपके साथ ज़रूर करूंगी कि इसे क्यों सर्दी के मौसम में खाना ज़रूरी है और सबको खाना चाहिए, लेकिन चर्चा आगे चलेगी। उदय, क्या लगता है, ये जो छात्रों का आंदोलन है और जब से राज्य बना है तब से जेपीएससी कह लें या जेएसएससी कह लें, लगातार छात्र आंदोलनरत रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी परिणाम आए हैं, हर परीक्षा और परिणाम के साथ विवाद का नाता रहा है। क्या एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या लगता है, इसका सही तरीका क्या होगा जिससे छात्र भी संतुष्ट हों और सरकार पर भी दाग ना लगे? देखिए, आजकल ये जो एजेंसी वाला सिस्टम आया है और वो सिस्टम आने के बाद से ज़्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हालांकि झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड में पहले जेपीएससी से दूसरे जेपीएससी से लगातार विवादों से नाता रहा है। झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन, अभ्यर्थी इसे कहते भी हैं, कई बार हमारे पास आते हैं जब अपना बयान देते हैं। तो झारखंड में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है जिसमें विवाद ना हो, जिसमें आरोप ना लगे हों, जिसमें इस तरह की बातें ना हुई हों। तो ये झारखंड की विडंबना कही जा सकती है। और झारखंड में हर परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, वो हाई कोर्ट तक जरूर पहुंचती हैं। चाहे कोई पक्ष, कोई अभ्यर्थी लेकर जाए या ना जाए। रघुवर दास के वक्त भी जब परीक्षाएं हुई थी तो 13 जिलों का मामला को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर परीक्षा के जो नियम थे वो अदालत में गया था और काफ़ी दिनों तक ये प्रक्रिया अटकी हुई रही थी। तो बहरहाल एक बार फिर से ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा एक लंबे अरसे बाद हुई थी। कहा जा सकता है कि 8 साल बाद जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उन्हें 8 साल बाद मौका मिला था। लेकिन विडंबना देखिए कि एक बार फिर इस पर विवाद हुआ और विवाद के साथ अब हाईकोर्ट ने इस पर मॉनिटर करने की शर्त लगा दी है। अब इंतजार इस बात का होगा कि अब मॉनिटर हाईकोर्ट करती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं विवादों में क्यों आ जाती हैं। ये पूरे सिस्टम के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी है, देखिए, अगर आप फेयर सिलेक्शन नहीं करते हैं तो जो मेरिटोरियस है, जो मेरिट है, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। और ये पता नहीं ये विडंबना है और किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ इलेक्शन में सिलेक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ, परीक्षा में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है और इसकी वजह से यहाँ के छात्र बहुत आक्रोशित हैं और ये उनका होना जायज़ भी है कुछ हद तक। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ जेन्युइन तरीके से होने नहीं देंगे तो मुश्किल है। और देखिए, बिहार और यहाँ में अंतर है, यूपी और यहाँ में अंतर है। आप देखेंगे कि बिहार में बाकायदा एक रैकेट है, जो एक रैकेट, वो इस जैसे ही एग्जामिनेशन की घोषणा होती है वो रैकेट काम करना शुरू कर देता है। उसका इन्फ्लुएंस झारखंड में भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रैकेट को बेनिफिट पहुंचाने वाले लोग जो हैं वो हमारे और आपके बीच से जाते हैं। तो जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी तब तक ये मुश्किल सामने खड़ी होती रहेगी। हर सरकार के लिए मुश्किल रहेगी। इस बार इंटरनेट बंद कर दिया गया, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप देखिए कि बीपीएससी एग्जामिनेशन बिहार में क्या हुआ, एक पूरा सेंटर कैंसिल करना पड़ा, चूँकि उस तरह की तस्वीरें और उस तरह के प्रूफ थे सामने सबके। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो फेयर ना होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक है और स्टूडेंट्स का मनोबल तोड़ने वाला होता है। एक तो वैकेंसीज़ कम आती हैं और अगर वैकेंसीज़ आती हैं तो आप जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है उसको बहुत पारदर्शी नहीं रख पाते और फिर मामला कोर्ट में जाता है, लंबित होता है। मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा है इस छात्र आंदोलन के बीच में। जब छात्रों से मुलाकात हुई, कई एग्ज़ामिनेशन कब के हो चुके हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट आ गया, जॉइनिंग नहीं हुई, तो आखिर उनको कब न्याय मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और स्टूडेंट्स के पास झारखंड जैसे प्रदेश में सरकारी नौकरी एक बड़ा माध्यम है जीविका का। और यहाँ पर पूंजी बहुतायत में नहीं है हर आदमी के पास कि वो तत्काल कोई बिज़नेस शुरू कर दे। और सरकारी नौकरी हम इसलिए कह रहे हैं कि जो वैकल्पिक रोज़गार है
उसको झारखंड में विकसित नहीं किया गया है। जैसे पर्यटन एक वैकल्पिक रोजगार हो सकता है, लेकिन उसको बार डेवलप चर्चा करते हैं कि हाँ। झारखंड में इसका स्कोप है। कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ पर्यटन के बल पे, उनकी इकोनॉमी ही निर्भर करती है पर्यटन पर, और झारखंड में वो कुव्वत है। लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें रही हों, चाहे वो एनडीए की रही हो या फिर यूपीए या इंडिया अलायंस की रही हो, ये ध्यान इस पर नहीं दे पा रही है। एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि इससे बहुत राजस्व आ सकता है। देश के अंदर हिमाचल ले लीजिए, आप कश्मीर ले लीजिए, वो उत्तराखंड ले लीजिए, वहाँ टूरिज्म के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। और वहाँ पर जो शेयर है वो ठीक ठाक है वहाँ के इसमें रेवेन्यू में। तो हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, केरल है, वहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर टूरिज्म के जरिए रेवेन्यू लाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में वो अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, काम हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। अगर आप नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करें, सीनिक ब्यूटी के बारे में बात करें, जो नेचुरल है वो सारी चीज़ें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, वो पड़ोस के बिहार में उतना नहीं है, लेकिन आपके पास है, लेकिन आप उस तरह से उसको डेवलप नहीं करते हैं, और नतीजा होता है कि यहाँ के रोज़गार का एकमात्र साधन सिर्फ सरकारी नौकरी रह जाती है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनीज यहाँ नहीं आई हैं, जबकि यहाँ माइनिंग स्किल्ड नहीं कर पा रहे हैं हम अपने युवाओं को, वो भी एक बड़ी वजह रही है। और ये युवाओं का असंतोष जो है ये किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे दो तरह के नुकसान है। एक तो एक बड़ी आबादी, यूथ की जो कामकाजी आबादी है वो बैठी होती है और उसकी मनोदशा अच्छी नहीं होती, वो कुंठा में होते हैं। तो ये समय है कि उनके बारे में कोई योजना बनाई जाए। अब नई सरकार आई है, मतलब नए फिर से गठन हुई है नई सरकार की, तो वो नई सरकार जो है वो उसके लिए कुछ करे, हम सब ये उम्मीद करते हैं। चलिए, तो अगली खबर जो एक और बड़ी खबर है, और इस खबर में आप जानेंगे किस तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। ये मुद्दा सदन में उठा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये मुद्दा सदन में उठाया कि केंद्र के पास अगर झारखंड सरकार के रॉयल्टी के बकाए पैसे हैं तो उसे क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार। इस पर जवाब मिलता है, केंद्रीय राज्य मंत्री इस पर जवाब देते हैं कि कोई भी रकम केंद्र सरकार के पास झारखंड की बकाया नहीं है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि हमने पूरा डिटेल दिया था, पूरा ब्यौरा दिया था कि किस तरह किस किस मद में कितने पैसे हैं, और ये झारखंड के साथ उसकी हकमारी हो रही है। अब इसे लेकर राजनीति होना तय था, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के चुनाव लड़े गए। इंडिया अलायंस ने इस मुद्दे को उठाया। राजधानी में ही कई जगहों पर पोस्टर हमने देखे हैं जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि बकाया राशि दी जाए ताकि राज्य विकास योजनाओं को लागू कर सके, उन पर पैसे खर्च कर सके। अब इन सब के बीच जब केंद्र ये कह रही है कि मेरे पास कोई बकाया नहीं है, राज्य सरकार का कहना है कि बकाया है और इस पर ईमानदारी बरते केंद्र सरकार। आज जेएमएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयले का जिक्र ही नहीं किया, केंद्र राज्य मंत्री ने ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं और हम अपने हक का पैसा नहीं जाने देंगे। तो ये राजनीति क्या लगता है गंगेश जी बहुत दूर तक जाने वाली है? देखिए, और राजनीति इस पर आप चाहे जितनी कर लीजिए, लेकिन मुद्दा ये है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो आप बहस करते रहिए, आप उस पर चिट्ठियां लिखते रहिए, आप कोर्ट में जाइए, फैसले आते रहें, वो तमाम तरह के मुद्दे अपनी जगह पे हैं। मुद्दा ये है कि क्या पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो सरकार देना चाहती है केंद्र सरकार या नहीं देना चाहती है। नहीं देना चाहती है तो सरकार के पास क्या विकल्प है राज्य सरकार के पास, और अगर देना चाहती है तब तो कोई इशू ही नहीं है। बड़ा मसला ये है कि क्या केंद्र और जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब मिलकर काम करती है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन ओवरलैप कर रहा है विकास के काम में, कौन ज़्यादा मदद कर रहा है, कौन कम मदद कर रहा है। लेकिन अगर वो मिलकर काम नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से दूरी बनती है, कोई भी वजह होती है, तो वो चीज़ें फिर अलग रूप ले लेती हैं। ये विवाद उसी का है। आम जनता, हम आम जनता की नज़र से देखेंगे। आम जनता को मतलब है कि यहाँ
राज्य का विकास हो, यहाँ के जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो, यहाँ पर जो छात्रों को मिलना है, जो लोगों को मिलना है, वो सारा कुछ मिलता रहे। सरकार के पास चुनौती है कि उसने कुछ कल्याणकारी योजना, मैया योजना की घोषणा कर रखी है, उनको पेंशन और दूसरी चीज़ें हैं जो वृद्धावस्था पेंशन और दूसरे तरह के पेंशन है, वो भी देना है, तो बड़ी राशि है वो। तो अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार और आप टकराव की स्थिति में भी होते हैं, तो केंद्र सरकार ने झारखंड को क्या दिया है अब तक लोन के रूप में, वो भी देखना होगा। अगर दिया है तो अब तक, चूँकि ये जो राशि बकाया है उसकी अवधि, समयावधि क्या है, वो भी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्लेम कर रही है, वो भी देखना होगा। तो ये इन तमाम तरह की बातों में ये कहीं ऐसा ना हो कि मामले आंकड़ों में उलझ कर रह जाएं और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकले। अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो पूरी की पूरी कवायद निरर्थक है। ठीक है कि चुनावी मुद्दा है इंडिया का तो वो इसको लेकर अपनी बातें कह सकती है, लेकिन वो बातें अगर मान ही नहीं जाएंगी, वो रुपये यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो पूरी की पूरी कवायद एक तरह से बेकार जाती है, फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई सार्थक पहल हो, और सार्थक पहल क्या है कि इसको कोई और पेचीदगियों में ना फंसाया जाए, बल्कि इसको सरल तरीके से निपटाया जाए। देखिए, भूमि अधिग्रहण का भी मुद्दा उठाया कि अब उस पर भी रॉयल्टी मांगेंगे और लेकर रहेंगे। अभी वित्त मंत्रालय की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें देखिए उन्होंने साफ लिखित जवाब दिया है कि धन आवंटन में कोई भेदभाव नहीं किया गया। पिछले 3 साल में 7,790 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा पप्पू यादव को उपलब्ध कराया उसके अनुसार साल 2023-24 में 4,580 करोड़, 2022-23 में 2,964 करोड़ और 2021-22 में 246 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुल 7,790 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और ये भी कहा गया है कि ऐसा कोई बकाया नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, देखिए कि हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है कि बीजेपी के सांसद इस मुद्दे को उठाएं, तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि देखिए पप्पू यादव को यह बात उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब जेएमएम के 3 सांसद हैं, कांग्रेस के 2 हैं, 5 सांसद अगर आपके हैं संसद में, तो सबसे पहले उन्हें सवाल उठाना चाहिए। और अभी भी जो 5 सांसद हैं वो सवाल उठा सकते हैं, केंद्र से इस पर और विस्तृत ब्यौरा मांग सकते हैं कि भाई बकाया क्यों नहीं है, किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वहाँ पे उनको इसका सपोर्ट करना चाहिए अगर इस तरह का जवाब आया तो। बिल्कुल, और इस पर और तरह से सदन में चर्चा हो सकती है कि झारखंड को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि झारखंड के जो एमपीज़ होंगे वो चाहे बीजेपी के हों, वो इस मामले का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली आना है झारखंड ही। और ये एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने जब कैंपेन शुरू किया था कि 5 साल में क्या मिला, तो जेएमएम की तरफ से शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे, मिलेगा क्या, 1,36,000 करोड़। तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है। यहाँ तक कि इस मुद्दे को इतनी जोर शोर से उठाया गया कि अमित शाह जब यहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो ये जो पैसों का आंकड़ा हम अभी बता रहे थे, ये उनकी तरफ से सभाओं में बताया जाता था कि भाई हम 3 साल में इतने पैसे दे चुके हैं, कोई बकाया नहीं है। तो उस वक्त तो चुनाव की बात थी। लेकिन अब अगर केंद्र की सरकार संसद में रिकॉर्ड के तौर पर कह रही है, तो ये पूरे झारखंड के हर एक शख्स के लिए काफी चिंता की बात है। और सबसे पहला कर्तव्य तो बनता है कि जो हमारे सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या जेएमएम के, और सबसे पहले शुरुआत चूंकि ये जेएमएम का मुद्दा था, तो जेएमएम के सांसदों को तो पहले ही ये मुद्दा उठाना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर वो इस मुद्दे को उठाते हैं, सवाल डालते हैं, तो जवाब फिर विस्तृत रूप से मिलेगा ही। चलिए, तो इस तरह के जवाब और सवाल चलते रहेंगे। लेकिन पंचायत, अगर आपने वेब सीरीज देखी हो, तो उसमें जो विलेन कैरेक्टर है वो बोलता है करते रहिए मीटिंग और हम कहेंगे कि आप करते रहिए चर्चा, मिलेगा क्या? तो शकरकंद मिलेगा जो पक चुका है। आपको हम बताते हैं कि वहाँ पर सीरियल में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, सीरियल में जो वेब सीरीज में जो नाम नहीं लिया गया, हम आपको बताते हैं वो स्वीट पोटैटो है और वो यहाँ पक कर तैयार है।
आइए हम आपको बताते हैं कि उसको खाने के और भी कई फ़ायदे हैं। आप कुछ नेट से निकालिए और हम लोग तब तक उसको स्वीट पोटैटो को निकाल कर देते हैं। ये कहा जाता है ना कि कुदरत ने जो भी चीज़ें जिस मौसम में बनाई हैं, जिस मौसम में जो भी फसल उपजती है या जो फल होते हैं उसके अपने मायने होते हैं और वो सीज़न के लिए, इंसानों के लिए सेहत का ख़जाना उसमें छिपा होता है। तो जब ठंड के मौसम में शकरकंद या स्वीट पोटैटोज़ उगते हैं तो इसके भी फ़ायदे अनगिनत हैं। और इसे खाना क्यों फ़ायदेमंद है वो आपको हम तुरंत बताते हैं, क्योंकि नेट पर भी बहुत सारी जानकारियां हैं। नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम पका हुआ है और गर्म है। नहीं, कुछ बताकर बस अब हम ख़त्म करें ताकि हम स्वीट पोटैटो का आनंद ले सकें। तो इसमें देखिए कई पोषक तत्व है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, 6 है और कई विटामिन हैं जो भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपको ठंड लगने से बचाता है। तो जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन्हें ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये पाचन तंत्र को भी सुधारता है। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे या ये सोचते होंगे कि चलो एक देहाती सा फल है, इसे कौन खाए, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं और अब लोग जागरूक हो रहे हैं कई चीज़ों के लिए। तो जब जो खोज करते हैं ना उन्हें पता चलता है तो वो ज़रूर इसे अपने किचन में रखना पसंद करेंगे। ये मीठा है मगर शुगर नहीं बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए कई सारे विटामिन, पोटेशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें हैं। शरीर को ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानों से भी बचाता है। कई पुरानी बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होती है जिसके लिए पूरी दुनिया आजकल पागल हुई है। तो इसे ज़रूर खाइए। तो और आपको बता दें बिहार में कई जगहों पर इसको दूध के साथ भी, उबालने के बाद दूध के साथ भी खाया जाता है। पता नहीं झारखंड में और कितने नहीं, जगहों पे बिल्कुल दूध में उबालकर इसका हलवा बनता है। इसे आग में पकाकर जिस तरह हम खा रहे हैं वैसे आप खा सकते हैं। अगर आपके पास आग का इंतज़ाम नहीं है, आप बॉयल शकरकंद नहीं खाना चाहते हैं तो इसे अवन में डाल दीजिए, माइक्रोवेव कर लीजिए, लेकिन इसे खाइए ज़रूर, क्योंकि जो मौसम में जो चीज़ होती है ना उस चीज़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वाकई में ये बहुत तो देखिए ये तो हम यही कहेंगे कि बहस देखते रहिए, करते रहिए बहस, लेकिन हम लोगों को छोड़ दीजिए अब। चलिए तो हमें दीजिए इजाज़त और आप भी ठंड में शकरकंदी का लुत्फ़ उठाइए और इसे खाइए, क्योंकि आंखों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप ज़रूर देखते रहिए न्यूज़ 22 को।